नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के इतिहास विषय का प्रथम अध्याय ईंट मनकी तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता का सेकंड और अंतिम पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फर्स्ट पार्ट देखिए। और यदि आपने देख लिया है फर्स्ट पार्ट तो अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। व्यापार अब हमें कंटिन्यू करना सेकंड पार्ट में। तो व्यापार दोस्तों होता क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि व्यापार है क्या। व्यापार वस्तुओं का क्रय और विक्रय है। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार की स्थिति काफी अच्छी थी। या यूं कहें, इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो इतनी फली फूली सभ्यता थी वो अपने व्यापारिक गतिविधियों के कारण ही फली फूली थी। हड़प्पा सभ्यता में देशीय व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों प्रकार के व्यापार हो रहे थे। देशी व्यापार में हड़प्पा सभ्यता के निवासी अधिकतर व्यापार क्षेत्र में कार्य करते थे। शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती थी जो कि स्थानीय स्तर पर मिल जाया करते थे। शिल्प उत्पादन जैसे मनके, अपना बाट बनाना, ईंट बनाना और अपने औजार बनाना, आभूषण बनाना, उसके लिए जो भी कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, तांबा, टीन या फिर मनके, ये तमाम लाजवर्द या सेल खड़ी पत्थर, वो स्थानीय स्तर पर मिल जाता था। और स्थानीय स्तर पर जो मिलता था उसमें हम बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। हम कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी स्थानीय स्तर पर जो व्यापार होता था उसमें बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, क्योंकि हड़प्पाई स्थलों से बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई वासी बैलगाड़ी से परिचित थे। साथ में नागेश्वर, बालाकोट से शंख मंगवाते थे। अफगानिस्तान के सोरदगुही से कीमती पत्थर मंगवाए जाते थे। राजस्थान के खेतड़ी स्थल से तांबा मंगवाया जाता था। अगर हम बात करें विदेशी व्यापार की, तो हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ देशी व्यापार नहीं, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के अपने 12,99,000 किलोमीटर के आसपास वो फैली हुई थी, उसमें सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के केंद्र में व्यापार नहीं होता था, बल्कि उसके समकालीन विदेशी क्षेत्रों में भी व्यापार हुआ करता था। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के विदेशी व्यापार की बात करें तो हड़प्पा में तांबा अरब देशों के ओमान से मंगवाया जाता था। साथ में एक विशेष प्रकार का हड़प्पा मृदभांड जिसमें काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिली है। हम कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार था वो ओमान से चल रहा था, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन जो हैं वो ओमानी स्थलों से हमें प्राप्त हुए, जिससे कि हम कहते हैं कि वहां पर वस्तु विनिमय या व्यापार का लेन देन हो रहा था। साथ में मेसोपोटामिया एवं ओमान में हड़प्पाई मोहरें भी मिली हैं। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा शब्द संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता था, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो लिपि है हम उसे पढ़ चुके हैं। और साथ साथ में जो मेसोपोटामिया के लेखों में बार बार एक शब्द का प्रयोग होता है, मेलुहा। अब इतिहासकार कैसे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता? ये लेख बताता है कि मेलुहा से कार्निलियर, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना, विविध प्रकार की लकड़ियां भी प्राप्त होती थी, जो कि उस टाइम पर हड़प्पा क्षेत्र में बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का देशीय और विदेशी व्यापार काफी समृद्ध अवस्था में था। तो अब हम चलते हैं अपने अगले विषय पर। अब हमें जानना है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। देखिए, जो सामाजिक जीवन है हड़प्पा सभ्यता के, हमें ऐसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में काफी असमानता मौजूद थी। कैसे कह सकते हैं? एक तो हड़प्पा सभ्यता का वास्तुकला, जैसे कि हम देखते हैं कि एक दुर्ग था, एक निचला शहर था। जो दुर्ग था उसमें विशेष लोग रहते थे, निचला शहर था उसमें सामान्य लोग रहते थे। और साथ साथ में इतिहासकार समाज के बीच में आर्थिक भिन्नताएं जो मौजूद थी उसको जानने के लिए कई प्रकार की विधियों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि समाधान का अध्ययन। समाधान मतलब कि कब्रिस्तान का अध्ययन। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि ये जो एक कब्र है, कब्र में ये हड़प्पाई कब्र है और इसके साथ में कुछ चीजें रखी हुई हैं। तो उसी प्रकार से जैसे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, जिन कब्र में शव के साथ यानी मृतक के साथ बहुमूल्य चीजें
तांबा, सोना इत्यादि रखा जाता था, तो हम कह सकते हैं कि ये उच्च श्रेणी का व्यक्ति रहेगा, क्योंकि इंसानों की मान्यता थी उस काल की और इस समय भी कि जब इंसान मरता है तो उसके बाद अगले जन्म के लिए वो अपने साथ कुछ लेके जाता है, तो उससे जो जितना सम्राट वर्ग से जुड़ा होगा तो उसके परिवार के जन उतना दान दक्षिणा करते हैं। तो एक हो गया कि हम संविधान का अध्ययन करते हैं और साथ साथ में इतिहासकार उन वस्तुओं की पहचान करते हैं जो बहुत कम पाई जाती थी, जैसे सामान्य प्रयोग वाली वस्तुएं या फिर बहुत कम पाई जाती थी। अगर हम बात करें कि परफ्यूम की बात, अगर मैं परफ्यूम यूज कर रहा हूँ और मैं सोने का प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे हीरे की घड़ियां है, हीरे की अंगूठियां मेरे पास है, मैं घड़ी सोने की घड़ी का प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप लोग साफ तौर पे कहेंगे कि रमन जी आप एक अमीर परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। अगर मैं सामान्य सी टी शर्ट का प्रयोग कर रहा हूँ और मेरी सामान्य दैनिक चर्या में किसी परफ्यूम का यूज नहीं कर रहा, सामान्य सा मेरा मोबाइल है, तो आप कहेंगे रमन जी आप एक सामान्य परिवार से हैं। तो इतिहासकारों को जो अलग अलग प्रकार की चीजें मिली हैं उससे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में उपस्थित असमानता को वो पहचान सकते हैं। तो यदि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सामाजिक जीवन से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन विषयों पर अपनी समझ रखनी होगी। अब हम आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नियोजित शहर, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन जो सभ्यताएं, दूसरी सभ्यताएं थी, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो इराक के स्थल में पाई गई है, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता को इन तीनों सभ्यताओं से भिन्न या हम कहें कि अलग बता सकते हैं हम, तो वो है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली से मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर जो थे वो प्लानिंग करके बसाए गए थे, मतलब कि पहले प्लानिंग हुई थी फिर उसके हिसाब से शहर बसाए गए थे। ऐसा नहीं कहीं भी मन करा घर बसा लिया, कहीं भी मन करा कुआं खोद दिया, कहीं भी मन करा किला बना लिया, ऐसा नहीं था। वो पूरी तरीके से प्लानिंग करके बनाई गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो हम यहाँ पे केस स्टडी हम देख रहे हैं मोहनजोदड़ो की, जो यहाँ पे हम बात करें मोहनजोदड़ो के संदर्भ में, लेकिन जो मोहनजोदड़ो शहर में नगर नियोजन प्रणाली थी वो अन्य शहरों में भी उपस्थित थी। तो हम ये मान के चलेंगे कि मोहनजोदड़ो ने पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, नगर नियोजन के बारे में हम यहाँ पर एक अपनी समझ विकसित कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली में अगर हम बात करें तो हड़प्पा शहर दो भागों में बटा हुआ था, एक दुर्ग, एक निचला शहर। अगर आप पिछली फोटो देखें, ये आप अगर ये फोटो देख सकते हैं तो ये जो ऊंचाई पर दिख रहा है ये दुर्ग शहर था और जो ये नीचे दिख रहा है ये निचला शहर था। यदि आपको कभी हड़प्पा सभ्यता की किसी भी साइट पर जाने का मौका मिले तो आप देखेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर आपको दिखलाई देगी। तो जो दुर्ग था हड़प्पा सभ्यता का वो ऊंचाई पर बना हुआ था, ऊंचे स्थल पर बना हुआ था और दुर्ग में कई महत्वपूर्ण इमारतें हमें मिली हैं, जैसे माल गोदाम, साथ साथ में विशाल स्नानागार। स्नानागार एक तरीके से स्विमिंग पूल टाइप से हम समझ सकते हैं। स्नानागार पर नॉर्मली 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो स्नानागार को हम समझते हैं स्नानागार था क्या। तो स्नानागार एक तरीके से आप समझ सकते हैं स्विमिंग पूल था। आंगन में बनी एक आयताकार संरचना है जिसके दोनों ओर सीढ़ियां हैं, गहराई में, और सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। जलाशय के फर्श को ईंट एवं जिप्सम के गारे से बनाया गया था। जो जलाशय का जो स्नानागार का जो प्लेटफॉर्म था नीचे का, उसे ईंट से बनाया गया था और जिप्सम के गारे से उसे पेस्ट किया गया था, जिससे कि पानी रिसकर जमीन में ना जाए और अगर स्नानागार में पानी है तो स्नानागार में ही बना रहे। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। दुर्ग ऊंचाई पर बना हुआ शहर का एक महत्वपूर्ण भाग था और चारों ओर से किलेबंदी के द्वारा घिरा हुआ था। हालांकि जो निचला शहर था वो भी किलेबंदी से या फिर हम दीवारों से घिरा हुआ था। तो निर्माण और जो निचले शहर की अगर हम बात करें
तो निचले शहर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और साथ में हड़प्पाई शहरों की विशेषता में अनूठी नियोजन जल निकास प्रणाली भी वहां पे शामिल थी। जल निकास प्रणाली को हम देख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी गलियों में देखेंगे नालियां जा रही हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो नालियां थी वो बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी और नालियां हड़प्पा सभ्यता की ढकी होती थी। शहर में घर के केंद्र भाग में आंगन हुआ करता था। जो निचला शहर था, घर के केंद्र भाग में आंगन हुआ करता था। हर घर में ईंट का बना स्नानागार होता था, शौचालय हुआ करता था। कई घरों में हमें कुएं भी मिले हैं। इकलौते मोहनजोदड़ो शहर में हमें 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन की, अर्थात प्राचीन सत्ता की बात हम करते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा साथियों कि हड़प्पा सभ्यता 12,99,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली थी। हड़प्पा सभ्यता की अपनी भाषा थी। हड़प्पा सभ्यता की ईंट थी, पक्की ईंटों का वो प्रयोग करते थे, बाट का प्रयोग करते थे। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए कोई ना कोई राजनीतिक सत्ता जरूर रही होगी। अब क्योंकि हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, तो हम इतिहास का ज्यादातर अनुमानों पर ही राजनीतिक जीवन के बारे में अपनी राय रखते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में काफी जटिल फैसले लिए जाते थे, लागू किए जाते थे। उससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन तो था ही। इतिहासकारों को मोहनजोदड़ो शहर से एक विशाल भवन मिला है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये राजनीतिक व्यक्ति का निवास होगा, लेकिन वही अनुमान पर आधारित है। मोहनजोदड़ो से ही हमें एक पुरोहित, या फोटो देख सकते हैं, पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन था। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक या एक राजा नहीं था, बल्कि अलग अलग शहरों के या अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग वहां पे राजा थे। वहां पे कोई एक केंद्रीकृत प्रणाली नहीं थी, ऐसा अन्य इतिहासकारों का मानना है। तो ये विवादों से घिरा हुआ एक विषय है। अब हम अगले विषय पर अपने चलते हैं, जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जैसे मोहरे और मुद्रांकन। जैसे हम देखें कि हड़प्पा की यह पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये हड़प्पा की मोहरे हैं। ये तो पहली, जैसे कि यहाँ पे लिपि लग रही है, और यहाँ पे एक तीसरी जो मोहर है, उस मोहर में आप देख रहे हैं कि एक योगी पुरुष कुछ इस प्रकार से है, योग अवस्था में, और ऊपर लिपि लिखी हुई है। तो हम बात करते हैं मोहरे एवं मुद्रांकन। तो जो मोहरे हैं एक तरीके से स्टैम्प, और मुद्रांकन मतलब कि स्टैम्प मार रहे हैं वो। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे हैं, इनका प्रयोग लंबी दूरी के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था, क्योंकि इससे जो भेज रहा है सामान उसकी पहचान हो जाती थी। आप उदाहरण के साथ एक समझिए कि अगर मैंने एक पॉलिथीन ली, पॉलिथीन पर मैंने उसे बांध दिया और मट्टी उसके जो उसका पकड़ने वाला हिस्सा तो मट्टी लगा दी, और गीली मिट्टी लगाई, और साथ में मैंने अपनी मोहर लगा दी रमनजीत नाम से, वो मोहर लग गई। अब जैसे ही उसे कोई बाद में वो सूख जाएगी, अगर उसे कोई खोल देगा या तोड़ देगा तो वो मट्टी टूट जाएगी और मेरी मोहर टूट जाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि ये भाई, इस मोहर की सील टूट चुकी है। तो मोहर का प्रयोग इस प्रकार से व्यापार को सुगम बनाने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो सबसे खास बात, अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि से एक भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ये बात लिखिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि है, और इतिहासकार उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और साथ साथ में इतिहासकारों का, भाषाविदों का मानना है कि जो हड़प्पाई जो लिपि है वो दाईं से, जैसे कि हम यहाँ से राइट से लिखते हैं, वो दाईं से बाईं लिखी जाती थी, उर्दू भाषा की तरह लिखी जाती थी। वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि उन्हें कहीं मिली है, तो वो अपने दाईं तरफ या राइट साइड में तो बड़ी बड़ी है, और फिर लेफ्ट साइड में आते आते वो छोटी हो गई। तो इतिहासकार बोलते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता दाईं से
हड़प्पा सभ्यता, इतिहासकार बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर यानी राइट से लेफ्ट साइड में लिखी जाती थी। बस वही कि अभी हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनूठी विशेषता है वो है हड़प्पा सभ्यता के बाट। बाट मतलब वजन तोलने वाले, यहाँ पे तराजू आप देख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में तराजू का प्रयोग किया जाता था, एक मानक बाटों का भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। अब हम अगले विषय पर अगर हम जाएं तो ये हमारा एक अंतिम विषय है, हड़प्पा सभ्यता का अंत। अगर आप पहली स्लाइड देखें, हमने बात करी हड़प्पा सभ्यता, तो आरंभिक जीवन की बात हमने यहाँ पे ज्यादा विस्तृत तौर पे नहीं करी, लेकिन हमने विकसित हड़प्पा सभ्यता की बात हमने करी है, जो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक है। अब हम बात कर रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता का अंत, तो वो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में उसकी बात कर रहे हैं, जो 1900 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व यानी 200 साल तक इसका हड़प्पा सभ्यता का अंत चला। हम बात करते हैं 1800 ईसा पूर्व तक हमें से प्रमाण मिलते हैं, जैसे एक क्षेत्र चोलिस्तान हड़प्पा सभ्यता का, उन क्षेत्रों से हड़प्पाई वासी जाकर उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और किसी अन्य क्षेत्र पर बस गए, जैसे गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हड़प्पाई निवासियों की नई आबादी बसने लग गई। और साथ साथ में जो हड़प्पा सभ्यता की जो भौतिक संस्कृति थी, जैसे बाढ़ हो गए, उस समय कालखंड के बाढ़, मोहरे, मनके समाप्त से हो गए, वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पाई जो हड़प्पा सभ्यता के काल की थी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की भौतिक संस्कृति काफी विकसित थी, 1700 ईसा पूर्व तक आते आते वो पतन की तरफ जाने लग गई। आवास निर्माण की तकनीक पूरी तरीके से धराशायी हो गई, व्यापार भी कम होने लगा, खत्म हो गया, और 1700 1800 ईसा पूर्व के आसपास हमें हड़प्पा सभ्यता की मोहरें भी नहीं मिलती। तो अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण सवाल उठता है वो है हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो एक सबसे पहले एक थ्योरी दी थी आर्यों का आक्रमण, कि आर्य लोग पश्चिम उत्तर क्षेत्र से हड़प्पा क्षेत्र में आए, उन्होंने आक्रमण किया, वहां के नागरिकों को हरा दिया और मूल्यवासियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये थ्योरी दी थी व्हीलर जी द्वारा, और उन्होंने एक उदाहरण, उन्होंने जो सबूत दिए थे कि मोहनजोदड़ो में कुछ नर कंकाल एक गली में मिले हैं, तो एक युद्ध हुआ और हड़प्पा निवासी उसमें हार गए और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन एक अन्य इतिहासकार हैं कैनेडी, उन्होंने बोला कि जो नर कंकाल मोहनजोदड़ो से पाए हैं उनकी रिसर्च करी और उसमें पता चला कि नर कंकालों को मलेरिया था। तो उन्होंने अपनी नई थ्योरी दी कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी जो मरे थे, जो पूरी हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई थी, वो महामारी के चलते खत्म हुई थी। अब हम इसे मान भी ले महामारी के चलते खत्म हुई थी, ये सिर्फ मोहनजोदड़ो में हो सकता है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में नहीं हो सकता, और वहां पे इस प्रकार के सबूत भी नहीं मिले। तो कई अब दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि वनों की कटाई के कारण, अत्यधिक बाढ़ के कारण, सूखा, जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता की उपजाऊ भूमि खत्म हो गई, वो अनुपजाऊ हो गई, और इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति धीरे धीरे पतन की तरफ चली गई। तो ये एक 2 वीडियो का छोटा सा चैप्टर था, आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। अगर वो कमियां हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे तो हमें मदद मिलेगी आने वाले लेक्चर्स को सुधारने में। बाकी लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।